भाग 2 मुर्धैया तथा स्कूली जीवन। स्कूल ले जाने से पहले पिताजी गांव के अंबिका पांडे के पास साइत यानी शुभ दिन का मुहूर्त पूछने गए। अंबिका पांडे शादी विवाह से लेकर फसल बोने तक तथा काटने तक की साइत बताने के लिए मशहूर थे। उनकी इस विद्या का रहस्य यह था कि उनके पास 1 फीट लंबी तथा उसकी आधी चौड़ाई वाली एक पुस्तिका होती थी जिसे वे पत्रा कहते थे। इसे वे एक लाल कपड़े में बांधकर बड़े जतन से रखते थे तथा किसी को छूने नहीं देते थे, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। इसलिए वह अत्यंत रहस्यमय बना रहता था। गांव के दलितों के बीच यह मान्यता थी कि अंबिका पांडे का पत्रा सीधे आसमानी देवलोक से ब्रह्मा जी ने गिराया है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का दिन भी अंबिका पांडे ही बताते थे। जाहिर है कि ये ग्रहण उनके द्वारा बताए गए दिन को ही नहीं लगते, जिसे दलित पांडे का एक अजूबा चमत्कार समझते थे। साइत बताने के लिए अंबिका पांडे उस पत्रा का कोई भी पन्ना खोलकर आंखें मूंदकर अपनी तर्जनी उंगली उस पर इधर उधर फेरते और किसी एक स्थल पर रोककर उंगली के नीचे अंकित दिन को साइत निर्धारित कर देते। यह सब देखकर दलितों के बीच यह भी अटूट विश्वास था कि अंबिका पांडे के उसी पत्रे में सारे वेद पुराण छिपे हुए थे। इन सारे चमत्कारों की हकीकत यह थी कि उनकी वह रहस्यमयी पत्रा एक छपा हुआ पंचांग था जो वाराणसी से हर साल प्रकाशित होता था। इसी हिंदू पंचांग में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा सभी त्योहारों आदि का दिन छपा हुआ रहता था। अंबिका पांडे ने अपने इसी चमत्कार से मेरे स्कूल जाने का दिन मंगलवार तय किया। हिंदू रीति से आषाढ़ का महीना था। स्कूल जाने का वह पहला दिन मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि पिताजी ने मुझे अपने कंधे पर बैठाकर स्कूल ले गए थे। उसी पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास स्थित स्कूल का नाम था प्राइमरी पाठशाला शेरपुर कुटी। मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर दूर इस स्कूल से लगभग 1 फरलांग पहले एक नाला पड़ता था जिसमें बरसात के दिनों में अक्सर बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण छात्रों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। मेरे पिताजी बड़े उदार किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए वे हर बरसात में जब भी बाढ़ आने पर मुझे स्कूल ले जाते। उस नाले के पास खड़े दर्जनों बच्चों को भी वे अपने कंधे पर बारी बारी से बैठाकर नाला पार कराते थे। उनके इस चरित्र ने उन्हें उस प्राइमरी पाठशाला में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। इतना ही नहीं, उस स्कूल के 5 अध्यापकों में से 3 नाले के इस पार 6-7 किलोमीटर दूर स्थित विभिन्न गांव से आते थे। उन्हें भी कभी कभी सीने के बराबर तक पानी भर जाने पर बच्चों की तरह ही अपने कंधों पर बैठाकर नाला पार कराते थे। विशेष रूप से शाम के समय बाढ़ आने पर अनेक बच्चे और तीनों अध्यापक नाले के पार इंतजार करते रहते थे, यह सोचकर कि मेरे पिताजी अवश्य आएंगे, और ऐसा ही होता था। बहुत से छात्र स्कूल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर उस नाले पर बने एक पुल से दूर दूर स्थित गांव में चले जाते थे। इस प्रक्रिया में जब मैं पहले दिन स्कूल पहुंचा तो नाम लिखते हुए अध्यापक मुंशी राम सूरत लाल ने पिताजी से यह पूछा, यह पैदा कब हुआ था? जवाब मिला, 4-5 साल पहले बरसात में। मुंशी जी ने तुरंत बरसात का मतलब 1 जुलाई 1949 समझा और यही दिन हमेशा के लिए मेरे जन्म से जुड़ गया। क्योंकि उस जमाने में दलितों के बीच निरक्षरता के चलते बच्चों के जन्मदिन का लेखा जोखा या कुंडली आदि का कोई प्रचलन नहीं था। इसलिए लगभग सभी माँ बाप ऋतुओं से ही अपने बच्चों के जन्मदिन को जोड़ देते थे। यही कारण था कि उस समय के अध्यापक बरसात बताने पर हर का जन्मदिन 1 जुलाई, जाड़ा बताने पर 1 जनवरी तथा गर्मी बताने पर 1 मार्च लिख देते थे। यही फार्मूला भारत के अनेक गांवों में आज भी प्रचलित है। परिणाम स्वरूप नौकरी पेशे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तारीखों पर रिटायर हो जाते हैं। उन दिनों स्कूल खुलने से पहले ही दिन सारे नए बच्चों के नाम लिखे जाने का प्रचलन था। उन दिनों स्कूल खुलने के पहले ही दिन सारे नए बच्चों के नाम लिखे जाने का प्रचलन था। हमारी पहली कक्षा में कुल 43 बच्चे थे, जिनमें से 3 लड़कियां थीं।
रोल नंबर के हिसाब से कक्षा में टाट पर बिठाया जाता था। पहली पंक्ति रोल नंबर 1 से शुरू होकर 13 पर समाप्त हो गई। शेष 2 पंक्तियों में इसी क्रम में 15-15 बच्चे बैठते थे। मेरा नाम और स्थान पहली कतार में रोल नंबर 5 के साथ होता था। इस तरह बच्चों में मेरे अलावा चिखुरी, रमझू, बाबूराम, यदुनाथ, मुल्कू, रामकेर, दल सिंगार, जग्गन, रामनाथ, बिरजू, बाबूलाल तथा मेवा थे। शीघ्र ही इस 13 का सदस्य उजागर हो गया। हम सभी दलित थे, इसलिए वो 13 बच्चे अलग लाइन में बैठते थे। मुंशी जी की उपस्थिति से हमें कोई अन्य बच्चा नहीं छूता था। ऐसे ही वातावरण में शुरू हुई थी मेरी शिक्षा। पहले दिन कक्षा में मुंशी जी ने सिखाया कि जब हाजिरी के लिए नाम पुकारा जाए तो उठकर खड़ा हो जाना है और बोलना है, उपस्थित मुंशी जी। इसके बाद दूसरा पाठ पढ़ाया गया कि पेशाब लगने पर खड़ा होकर दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली दिखाना है। शुरू में अधिकतर बच्चे उपस्थित शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिस पर मुंशी जी अविलंब गालियों की बौछार कर देते थे। विशेषकर दलित बच्चों को वो चमरकिट कहकर अपना गुस्सा प्रकट करते थे। वे छोटी छोटी गलती पर बच्चों से ही अरहर के बड़े बड़े डंठल तुड़वा कर मंगाते और उसी से उनकी हथेली पर जोर जोर से मारते तथा साथ में गालियां भी देते जाते। इस तरह पहली ही कक्षा में मुंशी जी का आतंक बच्चों पर छा गया। उस समय प्राइमरी स्कूल में कागज़ पर लिखने का चलन नहीं के बराबर था। सिर्फ कक्षा 5 में कागज़ पर कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू की जाती थी। बाकी सारी लिखाई पढ़ाई हर छात्र लकड़ी की पटरी पर करता था। करीब 15 इंच लंबी तथा 9 इंच चौड़ी पटरी को गांव के लोहार ही बसोले से गढ़कर और रंदे से रगड़कर चिकना बना देते थे। किंतु उस पर लिखने लायक बनाने के लिए छात्र रोज पोचारा से रंगकर पटरी को धूप में सुखाते, जिसके बाद चुल्ला से रगड़कर खूब चमकाया जाता। उसके बाद उस दिन दूधिया के घोल से नरकट की बनी कलम के द्वारा लिखा जाता था। काला पोचारा बनाने की विधि बड़ी विचित्र होती थी। हर छात्र द्वारा अपने घर मिट्टी के तेल से जलने वाली ढिबरी की लौ के ऊपर एक परई अर्थात मिट्टी का बना छिछला कटोरा ओठगा दिया जाता था, जिस पर करीब 1 घंटे बाद ढेर सारा गुल जमा हो जाता था। इस गुल को मिट्टी से ही बना एक घरिया में घोल दिया जाता था, जिसे पोचारा कहते थे। एक बड़ी शीशी को चुल्ला कहते थे, जिसे पोचारा लगाने के बाद पटरी को चूला जाता था। गिनती सिखाने के लिए हर छात्र को अपने घर से पटसन के सूखे सफ़ेद डंठल को 1-1 फीट लंबा तोड़कर उसे लाल, पीले, हरे तथा नीले रंग में अलग अलग रंग कर स्कूल ले जाना पड़ता था। इन डंठलों को लग्गा या संठा कहा जाता था। लेखन पठन सामग्री के रूप में पहली कक्षा में मेरे पास यही सामान, यानी एक लकड़ी की पटरी, एक घरिया, दूधिये का घोल, एक नरकट की कलम, एक भरू की पोचारा और एक चुल्ला और एक रंग बिरंगे लग्घे थे, किंतु कोई किताब नहीं थी। इन्हीं सामानों के साथ शुरू हुई मेरी चिट्ठी पढ़ने लायक क्षमता प्राप्त करने वाली युगांतकारी शिक्षा। मुंशी जी श्याम पट पर अक्षर लिखते और सभी बच्चों को पटरी पर वैसा ही लिखने के लिए कहते। शुरू में डर के मारे नरकट पकड़ते ही हाथ कांपने लगता था और लिखने के लिए हर कोशिश असफल हो जाती थी, और ऊपर से मुंशी जी की चमरकिट वाली गाली इतना भय पैदा करती थी कि अंततोगत्वा मैं स्कूल जाने के नाम पर रोने चिल्लाने लगता था। पिताजी मुझे ऐसे अवसरों पर पीटते हुए स्कूल ले जाते और साथ ही यह भी कहते, स्कूले ना जाइबा तो चिट्ठिया के पढ़ी। किंतु मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए कक्षा के अन्य बच्चों की अपेक्षा में काफ़ी देर से क, ख, ग, घ इत्यादि लिखना सीख पाया, वह भी साथ पढ़ने वाले एक छात्र संकटा सिंह की सहायता से। संकटा सिंह मेरे गांव के पूर्व में करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित बारी गांव के एक बड़े क्षत्रिय जमींदार के बेटे थे। उनकी उम्र भी मेरे ही बराबर करीब 5-7 की थी।
किंतु वे बहुत ही समझदार और दयालु स्वभाव के थे। वे बहुत जल्दी लिखना सीख गए थे। उसी समय स्कूलों में भी छुआछूत का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। वे हमेशा मुझसे घुल मिल कर रहते थे। स्वर्ण छात्र प्रायः दलित बच्चों से मिलते जुलते नहीं थे, किंतु संकटा सिंह अपवाद थे। वे हमेशा मुझसे घुल मिल कर रहते थे। उन्होंने ही मुझे एक तरह से मजबूर करके लिखना पढ़ना सिखाया। मेरे लिए कक्षा 1 में संकटा सिंह मुंशी जी से कहीं ज़्यादा सफल शिक्षक सिद्ध हुए। वे बड़े अधिकार के साथ मुझसे बार बार लिखवाने की कसरत कराते। पटरी पर लिखते लिखते जब दूधिया का घोल समाप्त होने लगता तो हम उसमें थोड़ा पानी मिला देते, जिससे वह पतली हो जाती। इसलिए अक्सर साफ नहीं बन पाते थे। संकटा सिंह ने इस पतली दूधिया को गाढ़ा बनाने के लिए कविता शैली में एक मंत्र सिखाया, जिसे वो मेरे साथ गाते थे। यह मंत्र था, ताले क पानी पताले जो, शेर व दूधिया मोरे में आजो। संकटा सिंह के सिखाने के अनुसार हम इस तथाकथित मंत्र को गाते हुए अपने हाथ को दूसरे बच्चों के पास वाली दूधिया की घरिया की तरफ फैलाकर हवा में अपनी अंजुली बनाकर अपनी घरिया की तरफ वापस लाते। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती और पूरा विश्वास हो जाता कि अपनी दूधिया गाढ़ी हो चुकी है। यह मंत्र शीघ्र ही सभी बच्चे सीख गए। कभी कभी कुछ बच्चे आपस में इस बात पर खूब झगड़ जाते थे कि उनकी दूधिया मंत्र द्वारा दूसरे ने चुरा लिया है। बीच बीच में कुछ बच्चे मंत्र द्वारा दूधिया चोरी की शिकायत मुंशी जी को भी कर देते। फिर मुंशी जी का वही गालियों वाला स्वभाव तुरंत विस्फोटित हो जाता। चाहे जो भी हो, दूधिया गाढ़ा करने वाला मंत्र बच्चों के लिए एक अत्यंत मनोरंजक खेल था। इसी मंत्र को गाते गाते हम कक्षा 1 से 2 में पहुँचे। कक्षा 2 में मंत्र जाने के लिए मुंशी जी ने हर एक बच्चे से 2 रुपये पस्कराई यानी पास कराने का घूस लिया। यह 2 रुपया मुझे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्त हुआ। यह पस्कराई सभी अध्यापक लेते थे और जो बच्चा नहीं देता था उसे फेल कर दिया जाता था। उस स्कूल में यह प्रचलन था कि हर अध्यापक को एक बैच के छात्रों को कक्षा 1 से 4 तक लगातार पढ़ाना पड़ता था। 4 के बाद फिर वही क्रम कक्षा 1 से शुरू करना पड़ता था। कक्षा 5 को हेडमास्टर जी पढ़ाते थे। इस तरह हमारे स्कूल में कुल 5 अध्यापक थे। मुंशी रामसूरत लाल के अलावा वंशी पांडे, हरि सिंह, बलराम सिंह और परशुराम सिंह हेडमास्टर थे। एक बार कक्षा 3 में मेरे घर वालों ने 2 रुपये पस्कराई देने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप मुंशी जी ने मुझे फेल कर दिया। यह खबर बाबू साहब बलराम सिंह को जब मालूम हुई तो उन्होंने मुंशी जी को बहुत डांटा। इसका एकमात्र कारण यह था कि मैं कक्षा 3 में पहुंचते पहुंचते उस स्कूल का सबसे तेज विद्यार्थी बन चुका था। विशेष रूप से गणित में मुझे बहुत रुचि थी। स्कूल में हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अनेक खेल कूद में एक खेल गणित दौड़ की भी की जाती थी। उसमें भाग लेने वाले विद्यार्थी कक्षा 2 से 5 तक के होते थे। इसके लिए बच्चों को लगभग 100 गज की दूरी पर खड़ा करके गणित का एक टेढ़ा सवाल पूछा जाता था और जो बच्चा सवाल का उत्तर उस दूरी को तय कर सबसे पहले दौड़ कर देता था उसे प्रथम पुरस्कार मिलता था। इस प्रश्न का उत्तर हमेशा बिना किसी लेखन सामग्री का सहारा लिए सिर्फ ज़बानी देना पड़ता था, जिसे मेंटल कहा जाता था। मैं गणित दौड़ में हमेशा प्रथम आता था, जिसके कारण स्कूल के सारे अध्यापक मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे। यही कारण था कि मुझे कक्षा 3 में फेल करने पर बाबू साहब बलराम सिंह ने के डांटने पर मुंशी जी 1 महीना बाद पुनः पास कराकर कक्षा 4 में ले गए। किंतु हफ्ता 10 दिन में घूम फिरकर मुंशी जी 2 रुपये पस्कराई ना पाने की शिकायत जरूर दोहराया करते थे। हकीकत यह थी कि उन दिनों मेरी जैसी परिस्थिति वाले बच्चों के लिए 2 रुपये जुटाना एक बड़ा संघर्ष था। मेरे घर वाले बड़ी नफरत के साथ कहते थे कि यदि पैसा ही देकर पास होना है तो इसे पढ़ाने से क्या फ़ायदा। वे समझते थे कि मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, इसलिए इम्तिहान में फ़ेल हो जाता हूँगा, जिसके कारण पस्कराई देना पड़ता है। वे यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यह पस्कराई एक प्रकार का घूस था जो हर किसी को देना पड़ता था, जिसका अच्छी खराब पढ़ाई से कुछ भी लेना देना नहीं था। यद्यपि उन दिनों भी
सरकार ने दलितों की फीस माफ़ कर दी थी, फिर भी हर महीना 2 पैसे हमें चुकाना पड़ता था। अन्य सभी स्वर्ण छात्रों की फीस प्रति माह 54 थी। उस समय के भारत में वर्तमान मुद्राओं का प्रचलन नहीं था। रुपया आना तथा पैसा चलता था जो इंग्लैंड के शासनकाल के थे। सिक्के 1 पैसा, अठन्नी, इकन्नी, दोअन्नी, चौवन्नी, अठन्नी, 1 रुपया, ये सब होते थे जिन पर इंग्लैंड की रानी या राजा के चित्र बने रहते थे। कागज़ के नोट 1, 2, 5, 10 या 100 रुपये के होते थे। पैसे वाले सिक्के 2 प्रकार के होते थे। आजकल के 50 पैसे के सिक्के के बराबर तांबे का बना एक सिक्का होता था जिसके बीच में एक बड़ा गोल छेद होता था जिसे गांव में छेदवा पैसा कहा जाता था, छेदवा पैसा। तथा दूसरे 1 पैसे वाला सिक्का आज के रुपए वाले बड़े सिक्के के बराबर तांबे का ही बिना छेद वाला होता था जिसे डब्बल कहा जाता था। छेदवा पैसों को करधनी में गूंथकर जन्मजात शिशुओं को कमर में पहनाना दलितों के बीच बड़ा शुभ माना जाता था। इसी शुभ प्रक्रिया में चवन्नियों के एक सिरे में सोनार द्वारा हुक लगाकर धागे की बनी मोटी रस्सी में गूंथकर जंतर बनाकर बच्चों के गले में पहनाया जाता था। अधन्नी, इकन्नी तथा दोअन्नी वाले सिक्के गिलट तथा अन्य चांदी के बने होते थे। 1 रुपये वाला चांदी का सिक्का आज के रुपये वाले सिक्के से काफ़ी बड़ा तथा मोटा वजनी होता था जिस पर रानी विक्टोरिया का चित्र होता था। इस सिक्के को हमारे गांव के दलित बिस्टोरिया कहते थे। बुढ़िया, बूढ़े तथा व्यक्ति इसी बिस्टोरिया के सिक्के को बचा कर घर की ज़मीन में छिपाकर गाड़ देते थे। कभी कभी बिना किसी को बताए ही ये व्यक्ति मर जाते थे। ऐसे सिक्के वर्षों तक ज़मीन में छिपे रहते थे। कभी कभी गांव में अक्सर सुनने को मिलता था कि घर गिर जाने पर पुनः निर्माण के लिए नींव खोदते समय ये सिक्के मिट्टी की बनी हंडिया में मिल जाया करते थे। ऐसी हंडियों में कभी कभी सोने चांदी के गहने भी मिला करते थे। ऐसे ही छिपे हुए खजानों की तलाश के लिए गांव में उस समय रहने वाले ओझा और तांत्रिकों के चक्कर में कई व्यक्ति अपने बच्चों की बलि तक चढ़ा देते थे। इस तरह की खबरें आज भी कभी कभी अखबारों में मिल जाती हैं। मेरी बुढ़िया दादी के पास उक्त बिस्टोरिया वाले 37 सिक्के ना जाने कितने वर्षों से पड़े हुए थे। दादी सिर्फ मुझे इनका रहस्य बताई थी। वह मेरे कान में धीरे धीरे अनेक बार कहती थी, इन विक्टोरिया को वही भूत द्वारा मारे गए दादाजी की एक एक करके छिपाने के लिए दिया करते थे। दादाजी इन सिक्कों को मुझे दिया करते थे छिपाने के लिए। दादी यह भी बताती थी कि यह सब रंगरेजों अर्थात अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है। इन 37 बिस्टोरियों को दादी घड़े की आकृति वाली मिट्टी के बने छोटे से पात्र जिसे भरूकी कहा जाता था में रखती थी। इस भरूकी को वह बहुत दिनों तक घर के कोने में गड्ढा खोदकर छिपाए रखती थी। जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था यानी सन 1957 में, तो दादी एक बार बीमार पड़ी। उसे बड़ा तेज बुखार था जिसे वह जरहंस की बीमारी कहती थी। वह एक खुरपी लेकर ज़मीन खोदने लगी और मुझे दरवाजे पर खड़ा करके बाहर से किसी के आने के बारे में तुरंत बताने को कहा ताकि खुदाई को कोई और न देख ले। अंततोगत्वा बिस्टोरियों से भरी वह छोटी सी भरूकी मिल गई। उसने चुपके से मुझे गिनने के लिए कहा। उसने फटे पुराने कपड़ों से हाथ से सिलकर बनाए गए बिस्तर जिसे लेवा कहा जाता था, उस पर बिस्टोरियों को एक एक करके एक जगह रख दिया और वह मुझे एक एक करके देती और मैं गिनता रहा। वह तुरंत अगली संख्या आने से पहले हर सिक्के को मेरे हाथ से लेकर उस भरूखी में इतना धीरे से रखती ताकि उसकी खनक की आवाज़ ना आने पाए। इस प्रक्रिया से 37 की गिनती पूरी हुई। दादी 37 की संख्या को समझने में पूर्ण रूपेण असमर्थ थी। उसे बड़ी देर तक कुछ भी समझ में नहीं आया। वह बिल्कुल हैरान थी। दादी गिनती के नाम पर 1 से 10 तक अच्छी तरह जानती थी। इसके बाद वह सीधे 20, 30, 40, 50 और 100 को समझ पाती थी, जिन्हें गिनने का उसका तरीका बड़ा रोचक था। वह 10 को 2 5, 20 को 2 10, 40 को 2 20,
50 को 2 20 और 1 10 तथा 100 को 2 50 कहती थी, किंतु 37 उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। बड़ी मुश्किल से जब मैंने यह बताया कि 2 20 में 3 कम है, 2 20 में 3 कम है, तब जाकर दादी को 37 की गुत्थी समझ में आई। वह उस भरूखी को एक पुराने चिथड़े में बांधकर उसी अपने लेवे के नीचे सिर के पास रख कर हमेशा सोती थी। वह मुझसे लगभग रोज ही कहती रहती थी कि पहले वह भरूखी मुझे ही दे देगी, इसलिए उसने मुझको चमरिया माई की कसम खिलाकर कहा था कि किसी को बताना नहीं। वह प्रतिदिन एक बार अवश्य ही उन बिस्टोरियों को मुझे फिर से उसी पुरानी प्रक्रिया द्वारा गिनने को देती और अंत में कहती 2 20 से 3 कम होना। मेरे हाँ कहने पर उसे अत्यंत तृप्ति महसूस होती और फिर एक बार बोल पड़ती, किसी को बताना नहीं। दादी के इस अटूट प्यार और विश्वास ने मुझे बेहद भावुक बना दिया कि वह जब भी बीमार पड़ती मैं चिंताग्रस्त हो जाता। वह हर दम गांव की देवी चमरिया माई को धार पुजौरा की मनोती मनाती और घी से अंगियारी करती और मैं वहीं बैठकर अक्सर मन ही मन मनाता रहता था कि हे चमरिया माई, मैं भले ही मर जाऊं किंतु दादी ना मरे। दादी की संभावित मृत्यु की कल्पना मात्र से मैं एकदम उदास हो जाता और ऐसे समय उसका घूंटू मुंटू मुझे बहुत याद आता था। घूंटू मुंटू छोटे बच्चों को बहलाने का एक खेल होता था, जिसके तहत दादी लेटकर अपने 2 घुटनों को मोड़कर मुझे बिठा लेती और झूले की तरह आगे पीछे झुलाते हुए एक छोटी सी काव्य में कहानी गाती जाती। वह कहानी इस प्रकार थी। राजा रानी आवेली, पोखरा खनावेली, पोखरा के तीरे तीरे इमली लगावेली, इमली के खोढ़रा में 32 अंडा, रामचंद्र फटकारे डंडा, डंडा गयल रेत में, मछली के पेट में, कौवा कहे काँव काँव, कौवा कहे काँव काँव बिलार, कहे झपटो आ लंगड़ी टांग, धई के रहरी में पटको, रहरी में पटको। यह कहानी ख़त्म होते ही दादी जोर जोर से लल्ला पला कहते हुए पैरों पर बैठाए मुझे ऊपर हवा में उछाल देती। इस घूंटू मुंटू की कथा खेल से छोटे बच्चों का बहुत मनोरंजन होता था। इसी तरह रोते हुए छोटे बच्चों को चुप कराने के लिए एक अन्य अति लघु कथा गाई जाती थी, जो इस प्रकार थी। कड़ा कड़ा कौआ नेपाल के बेटौआ, नेपाल गईले डिल्ली, उठाई के ल्यौले पिल्ली, खिलावा हो कौआ। दादी इसे भी मुझे सुनाया करती थी। उसने ऐसा ही एक और खेल मुझे सिखाया था जिसे अक्का बक्का कहते थे। इस खेल में 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे गोलाकार रूप से बैठते और अपने दोनों हाथों की सभी उंगलियों को नीचे की तरफ खड़ा करके ज़मीन पर रख देते। कोई एक बच्चा अपनी मुट्ठी बांधकर सिर्फ तर्जनी उंगली को अन्य बच्चों की हथेली के उल्टे भाग पर लघु कथा के हर शब्द गाने के बाद छूता जाता और जिसके ऊपर कथा का वह अंतिम शब्द समाप्त होता, उसे उसी क्रम में वही कथा दोहरानी पड़ती। यह कथा इस प्रकार थी। अक्का बक्का 3 चलक्का, लौवा लाची चन्ना काठी, चन्ना में काबा, मकई क लावा, आवा हो बिलार, हमरे घरवा में गावा, घरवा में गावा। इन खेलों के अलावा दादी की एक आदत मुझे बहुत गहराई से याद आती थी। वह आदत थी अमरूद तथा मिठाई जैसी चीज़ें जब भी घर में आती, दादी उनके कुछ हिस्से को ताखा में छिपा देती और बाद में मुझे खिलाती। इस तरह जाड़े के दिनों में कोड़ा तापते हुए वह आलू और ताज़ा मटर की छिम्मी भुना करती थी तथा अन्य बड़े बच्चों से छिपाकर सिर्फ मुझे ही खाने को देती थी। इधर धीरे धीरे दादी तेज बुखार के कारण अत्यंत मरणासन हो गई। घर में लोग विचार करने लगे कि कफन आदि की तैयारी करनी चाहिए। इसी बीच गांव में एक हिंगूहारा आया, यानी हींग बेचने वाला। उस हिंगूहारे की विशेषता यह थी कि वह दूर दूर फैले अनगिनत गांव में साल भर में सिर्फ एक बार जाता था और आवश्यकता अनुसार किसी को भी हींग देकर उसका नाम पता अत्यंत पुरानी बही में लिख लेता था।
फिर बिना शुल्क लिए वह वापस लौट जाता है। इसके साल भर बाद उसी महीने के किसी दिन उस गांव में पुनः वापस आता और अपने पुराने ग्राहक के घर के सामने खड़ा होकर गाते हुए पैसे मांगता। पैसा मांगने का यह तरीका बड़ा आकर्षक होता था। मान लीजिए कि वह जगलू नामक ग्राहक को साल भर पहले हींग देकर गया, तो उसके घर के सामने इस तरह गाता, हे जगलू कमाई, काम धाम बंद करा, हींग का पैसा खर्र करा। यह शैली वह हर किसी के घर के सामने दोहराता। संयोगवश इसी शैली में गाते हुए वह हमारे घर के सामने पहुंचा। उस हिंगुहारे की आवाज़ दादी के कानों में पड़ी। दादी धीमी आवाज़ में घर वालों को उसका पैसा देने के लिए कहकर चुप हो गई। बीच वाले मुन्नर चाचा घर के मालिक होते थे। उन्होंने उसे पैसा दिया। उस हिंगुहारे ने उत्सुकतावश दादी के बारे में पूछा कि वह कहाँ है, क्योंकि हर बार वही पैसा देती थी। जब उसे पता चला कि दादी बीमार है, वह उसे देखने गया। उस हिंगुहारे ने मुन्नर चाचा से कहा कि दादी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, अन्यथा मर जाएगी। उस समय हमारे गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर बरहलगंज नामक छोटे से बाजार के पास एक दो कमरे वाला छोटा सा अस्पताल था, जिसमें मात्र एक आधुनिक डॉक्टर होता था। यह डॉक्टर उस पूरे क्षेत्र में अंग्रेजी डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध था। यह पहला अवसर था जब हमारे घर वाले अंधविश्वास से ऊपर उठकर उस हिंगुहारे की सलाह मान लिए और दादी अस्पताल पहुंच गई। एक ढीली चारपाई जिसे झिलंगा कहते थे, के दोनों हिस्सों में मोटी डोर बांधकर उसे एक मोटे बांस की काड़ी में लपेटकर डोली की तरह बना लिया गया, जिसमें दादी को लिपटाकर आगे पीछे 2 आदमी पालकी की तरह ढोते हुए अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने दादी को मोटी सुई लगाकर पीने के लिए शीशी के बड़े घड़े से निकालकर एक बड़ी शीशी में लाल घोल दिया तथा साथ ही कुछ खुली हुई सफ़ेद टिक्कियाँ। दादी को उसी झिलंगे पर तुरंत घर वापस लाया गया और वह 3-4 दिन बाद ठीक होने लगी। उस समय में बहुत प्रसन्न हुआ। दादी मरने से बच गई और बिस्टोरियों से भरी उस भरूकी को उसने कुछ दिन बाद पुनः जमीन में गाड़ दिया। भरूकी को गाड़ना शायद दादी के लिए एक नए सिरे से जीने का एक पुनरुद्घोष था। वह हिंगुहारा गांव की याद आने पर आज भी मुझे बहुत याद आता है। उसका नाम और पता कभी किसी को मालूम नहीं था। वह पूछने पर किसी को बताता भी नहीं था। वह धोती कुर्ता पहनता था और सिर पर गांधी टोपी लगाता था, थोड़ा टेढ़ा करके। उसकी बड़ी तोंद भी थी, इसलिए टोपी खूब जमती थी। वह देखने में पुराने कांग्रेसी नेता सीताराम केसरी के बड़े भाई जैसा लगता था। गांव के बच्चे पूरे साल शाम के समय किसी के घर के सामने उस हिंगुहारे के गाने वाले लहजे में हींग का पैसा खर्र करा गाकर भागते हुए अपना खूब मनोरंजन करते थे। साल में जब भी एक बार वह गांव में आता, दर्जनों बच्चे उसके साथ होकर घर घर जाते और उसके हींग का पैसा खर्र करा गाते सुनकर अति प्रसन्न होते। वह हाथ से सिली हुई छोटी बोरी नुमा टंगने वाली धोकरी कंधे पर लटकाए रहता था। उसी में वह हींग तथा कुछ पुड़िया बांधने वाले कागज रखता था। वसूले गए पैसों को भी वह उसी धोकरी में रखता था। उसकी यह जादुई धोकरी ठीक वैसे ही होती थी जैसे कि सारंगी बजाकर भजन गाते गांव गांव भीख मांगने वाले गेरुआ वस्त्रधारी जोगियों की। ऐसा ही एक जोगी हमारे गांव में साल भर में सिर्फ एक बार आता था। वह भीख लेने से पहले बड़ी सुरीली आवाज़ में गाता तथा सारंगी बजाते हुए पूरे गांव के चारों तरफ से फेरी लेता, फिर बारी बारी से भीख स्वीकार करता। वह जोगी भी उस हिंगुहारे की तरह बहुत लोकप्रिय था। एक जोगी हमारे गांव में भी रहते थे। जाति से वे नूनिया थे। वे गेरुआधारी नहीं थे और ना ही भीख मांगते थे। उन्हें लोग राशन आदि पहुंचा देते थे। वे एक सफ़ेद धोती या लुंगी कमर में लपेटकर दोनों खूंटों को आर पार करके गर्दन के ऊपर बांध लेते थे। इसके अलावा वे कुछ और नहीं पहनते थे। उनकी लंबी लंबी दाढ़ी तथा सिर पर बड़े बड़े बाल थे।
हाथ में वे हमेशा पानी से भरी एक तुमड़ी रखते थे। तुमड़ी सूखी लौकी के जगनुमा टंगने वाली बनी होती थी, जिसे साधुओं का पात्र कहा जाता था। वे हमारे गांव के बाहर उत्तर दिशा के घने जंगलों में झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनके हाथ में एक लोहे का बड़ा चिमटा भी होता था। वे किस देवता के पुजारी थे, यह किसी को मालूम नहीं था। घने जंगल के सुनसान में अकेले रहते हुए उनका फकड़ों जैसा अत्यंत निर्भीक जीवन था। उन्हें लोग सिर्फ जोगी बाबा के रूप में जानते थे, किंतु उनका असली नाम रामरजीत था। गांव के लोग अंदाज़ा लगाकर कहते कि जोगी बाबा भूत पूजक थे। वे हमारी दलित बस्ती में हफ्ते में सिर्फ एक बार आते थे और किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते थे। उनकी सबसे बड़ी एक अति रोचक विशेषता यह थी कि उनके सामने जिस किसी भी व्यक्ति के मुंह से जो भी पहला शब्द निकलता था, वे उसी से 3 सत्र वाली कविता तत्काल बनाकर एक विचित्र स्वर में गाने लगते थे। जैसे किसी के मुंह से निकल गया जोगी बाबा, वे तुरंत गाने लगते, जैसन कहत बाड़ा जोगी, वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ सस्तिया सहबा राम, बड़ सस्तिया सहबा राम। इसी तरह किसी के मुंह से निकल पड़ा कि आंधी आ रही है। जोगी बाबा गाते, जैसन कहत बाड़ा आंधी, वैसन मारल गैले गांधी, बड़ सस्तिया सहिबा राम, बड़ सस्तिया सहबा राम। किसी के मुंह से दवा निकला तो जोगी बाबा कहते, जैसन कहत बाड़ा दावा, वैसन चलत बाड़ी हावा, बड़ सस्तैया सहबा राम, बड़ सस्तैया सहबा राम। इस तरह वे हाजिर जवाब काव्य के एक अति कुशल कवि थे तथा हजारों शब्दों को इस प्रकार विधा में तत्काल पलटने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। जोगी बाबा कभी गद्य की बात नहीं करते थे। शायद उनके जैसा सारी दुनिया में ना कोई हुआ और ना कोई होगा। इस जोगी बाबा की तरह एक अन्य शैली वाला व्यक्ति उसी अस्पताल वाले वरहलगंज बाजार में रहता था। उसका नाम था बकिया डोम। बकिया डोम का परिवार पेशे से बांस के फटे चीर कर टोकरी, चंगेरी, डाल, मोनी, कुरुई, छिट्टा, दौरी आदि बनाकर बाजार में बेचता था। उसके घर में सूअर भी पाले जाते थे। बकिया डोम सिंघा नामक वाद्य यंत्र में अद्वितीय था। सिंघा को ही संस्कृत साहित्य में तुरीय नाद कहते हैं। बकिया डोम स्वयं काले लोहे के पतले पत्थर को 3 भागों में अलग अलग गोल गोल मोड़कर सिंघा बनाता था। फिर तीनों को टेढ़े मेढ़े हिस्सों में जोड़कर अंग्रेजी भाषा में एस अक्षर वाली आकृति खड़ी कर देता था। उसका यह सिंघा करीब 4 फीट ऊंचा वाला होता था, जिसमें रस्सी बांधकर एक बंदूक की तरह कंधे से लटका कर चलता था। फरमाइश करने पर वह किसी जगह पर मुंह से फूंक कर बजाने लगता था। रात के सन्नाटे में उसके सिंघे की आवाज़ किसी गांव के आसपास के कई गांवों तक सुनाई देती थी। वह उस क्षेत्र के सैकड़े गांवों में मशहूर था तथा देखने में बिल्कुल करिया भुजंग लगता था। उसके कंधे पर टंगा हुआ सिंघा आधे बैठे आधा खड़े फण फैलाए सांप की तरह लगता था। वह उस क्षेत्र में तमाम गांवों के सभी प्रमुख लोगों को जानता था। जब भी किसी गांव में किसी व्यक्ति के यहाँ ब्याह या मृत्यु भोज जैसे अवसर आते, बकिया डोम बिना किसी निमंत्रण के वहाँ अपना सिंघा बजाने पहुँच जाता। उस समय ऐसा लगता था कि मानो वह युद्ध की तैयारी के लिए रणभेरी बजा रहा हो। हकीकत तो यह थी कि वह भोजन के लिए ही युद्ध ही करता था। वह बैठकर खाता कम था, झूले में भरता ज़्यादा था। इसलिए कई बार घरेता जिसके घर समारोह होता था वह उससे लड़ जाते थे। यदि किसी ने उसे झोला भरने से मना कर दिया, वह तुरंत वहाँ से चल देता और अत्यंत तेज गति से फूंक मारकर सिंघा बजा कर रात के सन्नाटे में एक गांव से दूसरे गांव में जाता और घरेता का नाम लेकर चिल्ला कर लोगों से कहता कि उस गांव का वह व्यक्ति अत्यंत कंजूस, टुकड़खोर, चोर, भुक्कड़, मक्खीचूस, भिकमंगा, सरहंग, बेदिल आदि ना जाने क्या क्या कहता। बकिया डोम के सिंघा का संगीतीय ध्वनि के साथ उक्त विश्लेषणों द्वारा चरित्र चित्रण का विद्रोही तरीका किसी को भी रातों रात घृणा का पात्र बना देता था। लोग उसके विद्रोह के इस तरीके से बहुत घबराते थे। इसके उल्टे यदि
कोई उसे अच्छी तरह खिला दे और झोला भी भरने दे तो बकिया डोम ठीक उसी शैली में सिंघा बजाते एक गांव से दूसरे गांव में जाता और उस अच्छे घरेता का नाम लेकर चिल्लाता कि अमुक गांव के अमुक व्यक्ति ने खूब खिलाया और वह व्यक्ति बड़ा धनवान, दिलेर, दयालु, भल मानुस, राजा हरिश्चंद्र जैसा आदि आदि है। इस तरह वह रात भर के अंदर अनेक गांव का चक्कर लगा जाता था। उसके सिंघा की युद्धोन्मादी ध्वनि अक्सर सोए हुओं को जगा देती थी। लोग अविलंब समझ जाते थे कि बकिया डोम को या तो किसी ने भूखा रखा है या किसी ने खूब खिलाया है। वह हमारे गांव भी अक्सर आया करता था और कभी खाने और कभी तारीफ करने या फिर किसी की धज्जियाँ उड़ाने। मैंने वाकया डोम जैसा तुर्मची और कहीं नहीं देखा। उस हिंगूहारा की तरह कई अन्य भी वैसे हमारे गांव में आते थे, जैसे पटहारा जो शीश, कंगी, सुई, डोरा, टिकुली तथा मीची बेचने आता था, चूड़ीहारा जो चूड़ियाँ बेचता तथा कपड़हारा जो कपड़े बेचने आता था। ये सभी कुछ न कुछ अजीब स्वरों में गाते ही घर घूमनी करते हुए अपना सामान बेचते थे। सभी का अपना अपना एक व्यापारिक संगीत था। यहाँ तक कि कभी कभी जादूगर आता था। वह भी अपना डमरू बजाते हुए संगीतमय वार्ताओं में जादू के करतब दिखाता था। अपने बंदर बंदरिया के साथ मदारी वाला भी वैसा ही करता और जब कभी बाइस्कोप वाला आता वह गा गाकर सारी दुनिया ही दिखा देता था। और जब बाइस्कोप की अंतिम स्लाइड हावड़ा पुल दिखाता तो जोर जोर से गाने लगता, मारे गुंडन से नजरिया गोरिया हावड़ा पुलवा पर ठड़ी। तो गांव के बच्चे झूम उठते। एक खास बात यह थी कि सिर्फ कपड़हारा को छोड़कर पैसों के बदले अनाज देकर अन्य फेरी वालों के से सामान खरीद लिया जाता था तथा जादू, तमाशा या बाइस्कोप देख लिया जाता था। हमारी दलित बस्ती में बहुत गरीबी थी। पैसा देकर कुछ खरीदना बहुत मुश्किल पैदा कर देता था, इसलिए सब कुछ अनाज देकर ही लिया जाता था। घर में डिबरी जलाने के लिए मिट्टी के तेल से लेकर मिर्च मसाला तक अनाज देकर ही खरीदा जाता था। परिणाम स्वरूप अधिकतर दलितों के घर खाद्यान्नों की चक्रीय कमी हमेशा प्रस्तुत होती रहती थी। खास करके बरसात के दिनों में भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती थी। शुरू में जब तेज बारिश से कट चुकी फसलों वाले खेतों में पानी भर जाता था तो उसके अंदर बिल बनाकर रहने वाले हजारों चूहे डूबते हुए पानी की सतह के ऊपर आ जाते थे। गांव के बच्चे तरकुल या खजूर के पत्तों से बनी झाड़ू लेकर उन चूहों पर टूट पड़ते तथा उन्हें मार मार कर ढेर सारा घर ले आते। मैं भी अन्य बच्चों के साथ टिन की बाल्टी और तथा झाड़ू लेकर जाता और झाड़ू से चूहों को मार मार कर बाल्टी भर जाने पर उन्हें घर लेकर आता। इन चूहों को पहले घर के लोग रहठा यानी अरहर के डंठल जलाकर उस पर खूब सेंकते। इस तरह चूहों के बाल बिल्कुल जल जाते। उसके बाद उन्हें साफ करके बोटी बोटी काट लिया जाता, फिर मसाला डालकर उसका मांस पकाकर खाया जाता। इस तरह के मैदानी चूहों का मांस बहुत स्वादिष्ट होता था। उन बरसाती कड़की के दिनों में इस प्रकार के चूहे जब तक उपलब्ध रहते सभी दलित दाल सब्जी के बदले उन्हीं से गुजारा करते थे। बरसाती मछलियाँ भी उस गरीबी में बड़ी राहत पहुंचाती थी, किंतु वे कुछ देर से नदी नालों में उपलब्ध होती थी। जहाँ तक चूहों का सवाल है, वे जौ और गेहूं की बालियां अक्सर काटकर खेतों में ही अपनी गहरी गहरी बिलों में ढेर सारा जमा कर लेते थे। गांव के मेरे जैसे बच्चे उन बिलों को खोदकर उनसे बालियां निकाल लेते थे। एक एक बिल से 1 से लेकर 2 किलो तक अनाज निकल जाते थे। चूहों के बिल से निकली हुई बालियों को मुस्कैल कहा जाता था। इन्हें बेचकर हम लोग कौड़ियाँ खरीदकर चिंभी एक तरह का जुआ खेलते थे। इमली का चियाँ अर्थात बीज भी खरीदते थे जो जुआ के ही काम आता था। बरसात में एक बड़ी समस्या यह उत्पन्न हो जाती थी कि लगातार पानी बरसते रहने से सबकी झोपड़ियों या कड़पैल के घरों की बडेरों या छज्जों से अनेक जगहों पर पानी चूने लगता था। रात भर लोग एक पतेली या पतेला इधर तो दूसरा उधर, कहीं लोटा, किसी तरफ कोई और थाली, कहीं और
रख कर टपकते हुए पानी को भर भर कर घरों से बाहर फेंकते रहते थे। प्रकृति की यह करतूत उस गरीबी में भिगो भिगो कर मारती थी। यह सब बड़ा बुरा तथा उबाऊ लगता था। लोग दिन के समय अपने घरों के ऊपर चढ़कर कोई धुपवा इधर सरकाते तो कोई उधर, फिर भी टपकने की समस्या पूर्ण रूप से दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता। जाड़े के दिन खाने पीने के मामले में धान की फसल तथा गन्ना तैयार होने से काफ़ी हितकारी होते थे, किंतु रातें बड़ी कष्टदायी होती थी। हमारा संयुक्त परिवार बहुत बड़ा था, किंतु घर में एक भी रजाई या कंबल नहीं था। वैसे ही घर में कपड़ों की कमी हमेशा रहती थी। मेरे पिताजी की पूरी धोती कभी नहीं पहनते थे। वे एक ही धोती के 2 टुकड़े करके बारी बारी से पहनते थे। ओढ़ने का कोई इंतजाम न होने से गांव के लगभग सारे दलित रात भर ठिठुरते रहते थे। हमारे घर में सोने के लिए जाड़े के दिनों में घर की फर्श पर धान का पोरा अर्थात पुआल बिछा दिया जाता था। उस पर कोई लेवा या गुदड़ी बिछाकर हम धोती ओढ़कर सो जाते थे। इसके बाद मेरे पिताजी पुनः ढेर सारा पुआल हम लोगों के ऊपर फैला देते थे, फिर स्वयं सोकर अपने ऊपर भी वैसा ही करते थे। जाड़े में ऐसी दुर्दशा का सबेरा होते ही दलित बच्चे धूप में बैठकर गाते, अर्जुन भीम नकुल सहदेवा ओढ़त लुगरी विधवत लेवा। जाड़ा भागने के लिए हम सभी बच्चे एक और गाना गाते थे, दऊ दऊ घम करा सुगवा सलाम करा तोहरे बल्क वन के जड़वत हो। इस तरह हमारी जाड़े की रातें कट जाती थी। वे दिन आज भी जब याद आते हैं तो मुझे लगता है कि मुर्दों सा लेटे हुए हमारे नीचे पुआल, ऊपर भी पुआल और बीच में कफन ओढ़े हम सो नहीं रहे, बल्कि रात भर अपनी चिताओं के जलने का इंतजार कर रहे थे। चाहे जो भी हो, उन दारुण दिनों में भी ग्रामीण जीवन के हर अंग में व्याप्त संगीतीय ध्वनि, चाहे वह उस हिंगवारे या पटहारे या चूड़ीहारे की हो, या फिर उन जोगी बाबाओं की सरंगी या तुकबंदियों की हो, या उस तुरमची बंकिया डोम के युद्धन मादी सिंधे की हो, इन सब के सहारे हंसते हुए दरिद्रता की धज्जियाँ उड़ाने में हमें बड़ी राहत की अनुभूति होती थी। इस दौरान हमारे घर वालों की उस युगांतकारी मनोकामना के साकार होने का अवसर तब प्रस्तुत हुआ जब खाकी टोपी वाले और वर्दी पहने घुंघरू में लिपटे भाले वाली लाठी को जमीन पर पटकते हुए अंग्रेजों के जमाने वाला डाकिया चिरैया कोट थाने से जब विभिन्न गांवों की डाक लेकर हमारी दलित बस्ती में बड़े रुतबे के साथ दाखिल हुआ। उसे देखकर बच्चे अक्सर पुलिस समझ डर के मारे घर में छिप जाते थे। उस दिन वह हमेशा की तरह जोर से हाँक लगाते हुए चिल्लाया, सुभगिया कौन है? चिट्ठी आई है। दलित बस्ती में चिट्ठी किसी की भी हो, वह हमेशा चौधरी का घर होने के नाते हमारे घर उन्हें रखकर चला जाता था। मेरे वहीं अति गुस्सैल नग्गर चाचा ने उस चिट्ठी को सुभगिया के घर ले जाने के लिए कहने से पहले मुझसे कहा, तनिक पढ़ के देख तरे पढ़ी सकत हुए कि ना। यह घटना सन 1957 के जाड़ों की है, जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था। मैंने धीरे धीरे पोस्ट कार्ड पर लिखी आधी चिट्ठी पढ़ दी। यह पहला अवसर था जब वे मुझे बेहद प्रसन्न होकर मेरा हाथ पकड़े स्वयं सुभगिया के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में जो भी मिलता उससे वे बोल पड़ते हैं, हाई अब चिट्ठिया पढ़ी लेत हुई। सुभगिया हमारी बस्ती में रहने वाले जलंधर नामक बूढ़े दलित की जवान बेटी थी। वह बड़ी सुंदर थी। कुछ माह पूर्व उसका गोना बिश्राम नामक एक ऐसे युवक के साथ हुआ था जो कलकत्ता के सियालदेह स्टेशन के आसपास घोड़े की तरह खींचने वाला ठेला रिक्शा खींचता था। इस ठेले को बंगाल में टाना रिक्शा कहते हैं। वह इधर से उधर टाना रिक्शा में यात्रियों को बैठाकर दौड़ते हुए गंतव्य स्थल पर पहुंचाया करता था। विश्राम गांव के कुछ अन्य मजदूरों के साथ कलकत्ता के श्याम बाजार नामक मोहल्ले में किराए की एक बाड़ी में रहते थे, जिसे वे लोग बासा भी कहते थे। वहीं से वह चिट्ठी आई थी। नग्गर चाचा ने चिट्ठी सौंपते हुए सुभगिया के पिता जलंधर से मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा,
यहीं से पढ़वाए लिया, ए पढ़ ही ले ला। यह कहकर नगर चाचा चले गए। इसके बाद थोड़ा सा कुचाती हुई सुभगिया मुझे अलग ले जाकर धीरे से बोली कि ओहर चली के चिट्ठियाँ पढ़त बाबू। उसकी झोंपड़ी के पिछवाड़े एक बड़ा नीम का पेड़ तथा उससे सटी घनी बंसवार थी। वहीं वह मुझे ले गई और चिट्ठी पढ़ने को कहा। उसके नाम से आई यह पहली चिट्ठी पूरी पढ़ी जाने के बाद उसके लिए एक दुखांत और मेरे लिए एक आपदा सिद्ध हुई। गनीमत थी कि दुखांत आपदा कुछ घंटों तक ही सीमित रही, अन्यथा कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। हुआ यह था कि वह चिट्ठी कलकत्ते से आने वाली किसी भी अन्य चिट्ठी की तरह एक ही जैसे वाक्य से शुरू होकर अन्य समाचारों के साथ समाप्त हुई थी। पारंपरिक शब्दावली में चिट्ठी की पहली पंक्ति थी, श्री सोचती सर्व उपमा जोग, खत लिखा विश्राम राम, हलदार बाबू की बाड़ी शाम बाजार कलकत्ता से। शेष चिट्ठी में हालचाल अच्छा बताने के अलावा आवश्यकता की चीज़ों की चाहत के बारे में लिखवा कर बैरन चिट्ठी भेजने तथा आने वाले जेठ के महीने में गांव वापस आकर सुभगिया को कलकत्ता ले जाने आदि की बातें लिखी हुई थी। किंतु चिट्ठी की अंतिम पंक्तियां सुनते ही सुभगिया पर कहर टूट पड़ा। वह चिल्ला कर रोने लगी। मैं बिल्कुल डर गया। उसका रोना सुनकर बूढ़े जलंधर बिटिया बिटिया कहते हुए दौड़ पड़े। वहाँ भीड़ जमा हो गई। ना मैं कुछ बता पा रहा था, ना रोने के अलावा कुछ सुभगिया। कई औरतें मेरे हाथ में चिट्ठी देखकर ताना मारने लगी। हाई बड़का पढ़वईता भयल हव, ना जाने का पड़ी देल, ओ रो के बेहाल हो गईल। मेरे हाथ से चिट्ठी छीनकर जलंधर ब्राह्मणों के टोले की तरफ दौड़े ताकि कोई चिट्ठी को ठीक से पढ़कर सुना दे। वास्तव में हुआ यह था कि नई शादी हुई थी। विश्राम को कलकत्ता में अपने क्षेत्र के किसी अन्य युवक ने एक प्यार मोहब्बत वाली 2 लाइन की शायरी लिख कर दी थी, जिसे मैंने भी थोड़ा रुक कर किंतु पढ़ा बिल्कुल सही था। उस चिट्ठी के अंत में लिखा था, लिखता हूँ खत खून से शाही न समझना, मरता हूँ तेरी याद में जिंदा न समझना। यही शायरी सुनकर सुभगिया ने समझ लिया कि उसके पति विश्राम अब जिंदा नहीं है। बाद में जलंधर के पीछे दलित बस्ती की कई औरतें सुभगिया को चुप कराते हुए राम मूर्त पांडे के घर गई। पांडे ने हंसते हुए सबको समझाया कि शायरी में छिपे हुए मर्म का रहस्य खोला, तब जाकर मामला शांत हुआ। अन्यथा सुभगिया के साथ कोई अनहोनी अवश्य हो जाती और मैं एक सिद्धहस्त अपशकुन के अलावा कुछ और न बन पाता। सन 1957 का यह वर्ष भारत के लिए 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के चलते बहुत चर्चा में था। पहली घटना भारत का दूसरा आम चुनाव था तथा दूसरी थी सन 1857 के गदर की 100वीं वर्षगांठ। जिस समय आम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही थी, उस समय बड़े कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। हमारे घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक बड़ा सा नीम तथा उसके करीब 40 फीट की दूरी पर एक छोटा बरगद का पेड़ था। नीम के पेड़ के नीचे जाड़ों में प्रतिदिन चैला जलाकर कोड़ा तापा जाता था। गांव के पास के जंगल से रोज पलाश के हरे पेड़ों की डालियां काटकर उन्हें टांगा से चीनकर चैला बनाया जाता था। पलाश का औदा यानी कच्चा चैला बड़ी तेजी से जलता था तथा जलते समय उसमें से पतले लाशा के रूप में एक तरल पदार्थ निकलने लगता था, जो आग में घी की तरह काम करता था। पलाश के जलने की प्रक्रिया को देखकर दलित बच्चे एक पंक्ति का गाना गा कर बार बार गाते थे, जो इस प्रकार था, ओदा कांचा जरे पराशा, ओदा कांचा जरे पराशा। इस कोड़े के चारों तरफ गोल चक्कर में मेरे पिता के सारे भाई तथा दलित बस्ती के अनेक लोग बैठकर आग तापते थे तथा वहीं घंटों गांजा पीकर गांजे का दौर चलता। वहाँ मेरी पुरानी नौकरी रस्सी की गांठ जलाकर गांजे की चिलम में भरना भी जारी रहती थी। रात का खाना खाने के बाद गांव में करीबन दर्जन भर प्रमुख ब्राह्मण रोज हमारे घर के सामने उस जलते हुए कोड़े के चारों तरफ बैठ जाते और वे
चुनाव पर चर्चा शुरू कर देते थे। हमारे क्षेत्र के तमाम ब्राह्मण उस समय की 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे। हमारे गांव के ब्राह्मण भी कांग्रेस के ही समर्थक थे। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम था कि मेरे सबसे बड़े चाचा 12 गांव के चौधरी हैं, इसलिए वे सारे दलित उनके ही कहने पर किसी पार्टी को वोट डालेंगे। ब्राह्मणों के मुखिया यमुना पांडे थे। उनके नेतृत्व में ब्राह्मणों का जत्था चुनाव संपन्न होने के एक दिन पहले तक प्रचार के दौरान रोज उसी कोड़े पर आकर कांग्रेस को वोट देने के लिए कहता था। उस समय हमारे जिले आजमगढ़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत जोर था तथा अधिकतर दलित कम्युनिस्ट उम्मीदवारों को वोट देते थे। मेरे पिताजी अत्यंत धार्मिक होने के कारण हमेशा पूर्वोक्त बाबा हरिहर दास से पूछकर धार्मिक उम्मीदवारों को ही वोट देते थे। मुन्नर चाचा जवाहरलाल नेहरू के भक्त थे और वे कांग्रेस को तथा घर गांव के अन्य लोग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को वोट देते थे, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उसके उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह झोंपड़ी था। गांव के दलित अधिकतर झोंपड़ियों में ही रहते थे, इसलिए उन्हें इससे अपनत्व की अनुभूति होती थी। मुन्नर चाचा गांव के पश्चिम में स्थित अमठा गांव के मुरली सिंह नामक एक क्षत्रिय के यहाँ अक्सर आते जाते रहते थे। मुरली सिंह अमठा के मुखिया थे तथा उनके यहाँ गांजा बिकता था, अतः मुन्नर चाचा की इसी कारण उनसे काफ़ी दोस्ती हो गई। अमठा के एक वकील थे जो रोज़ आजमगढ़ लगभग 18 मील दूर जो था साइकिल से कचहरी आते जाते थे और वे शहर से देश की उड़ती पुड़ती खबरें लाया करते थे। मुन्नर चाचा मुरली की गांजा दोस्ती के परिणाम स्वरूप उनके माध्यम से काफ़ी खबरें लेकर आते थे और रात में कोड़ा तापते समय सबको बताते। गांव के ब्राह्मण भी उनसे ही कई खबरों को जान पाते थे, अतः मुन्नर चाचा हमारी बस्ती के असली राष्ट्रीय नेता बन गए। राजनीति में सभी उनका लोहा मानते थे। कोड़ा के पास चुनाव के दौरान ब्राह्मणों के साथ गांजा की महफिल जमी रहती और मैं रस्सी की गांठ जलाते उनकी सारी बहसें ध्यान लगाकर सुनता रहता था। दूसरे दिन ये सब बातें स्कूल जाकर अन्य बच्चों को बताता था। बच्चे मुझे कहते, ई बड़ा गप्पी होई पे। ऐसे ही एक दिन मुन्नर चाचा ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू रूस से सीख कर आए हैं कि अब भारत में समूहिक खेती हुई और सब कमाई सब खाई। नेहरू जी कारखाना खोलही आ 5 साल में एक बार योजना बनाई है, पहले एक बट हुई फिर चकबट। उनकी ये बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, खास करके समूहिक खेती। वर्षों बाद जब हाई स्कूल में गया तो समूहिक का भेद सामूहिक खेती के रूप में मैं समझ पाया, किंतु उस समय हकबट और चकबट तथा सब कमाई सब खाई मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आया तथा यह भी कि यह सब रूस की देन है। यह मेरे जीवन की एक अति विशिष्ट घटना थी जब मैं जाने और या अनजाने में समाजवाद या सोवियत संघ से 8 वर्ष की उम्र से प्रभावित हुआ था। मेरे पिताजी प्राय कहा करते थे, अध पेटवा खाना बिरही बोल किसी के लिए सहना मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थितियों से गुजरने वाले वातावरण में हकबट तथा सभी कमाएंगे सभी खाएंगे इतना ज़्यादा मेरे दिल को छू गए थे कि मैं आने वाली सारी ज़िंदगी में समाजवाद तथा सोवियत संघ का अंधभक्त बना रहा। इसी चुनाव के दौरान हमारी दलित बस्ती में एक दिन आजमगढ़ के 2 कम्युनिस्ट नेता चंद्रजीत यादव तथा सुरजन राम पार्टी के लिए आए। हंसिया गेहूं की बाली बोली छोटे छोटे छपे हुए कार्ड वे बच्चों में बांट रहे थे। एक मुझे भी मिला और मैंने सकुचाते हुए एक कार्ड मांग लिया। उन्हें पाकर मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मानो हकबट हो चुका हूँ। साथ ही सुरजन राम जो स्वयं आजमगढ़ के एक प्रख्यात दलित नेता थे ने मेरे घर के सामने वाली दीवार पर गेरू से एक विशाल हंसिए पर चढ़ी गेहूं की बाली का चिन्ह बनाकर सबसे पार्टी को वोट देने की अपील की और पास वाले गांव में चले गए। मैं रोज़ सुबह शाम दीवार पर उस निशान के सामने खड़ा होकर देखता रहता था। साथ ही उन दोनों कार्डों को हमेशा अपने कुर्ते की पॉकेट में रखता था और दिन में 50 बार निकाल कर बड़े
गौर से हंसिया बाली के निशान को देखता था। इस प्रक्रिया में महीनों बाद वे दोनों कार्ड फटकर अस्तित्व विहीन हो गए। इन कार्डों के विलुप्त हो जाने पर मुझे बहुत दुख हुआ था, और यह दुख उस समय और भी गहरा हो गया जब सुरजन राम द्वारा उस दीवार पर गेरू से बनाया गया हंसिया बाली का निशान तेज बारिश के कारण धुल गया। इस दौरान हमारे गांव से कोई 15 मील दूर सोढरी गांव का सनई नामक दलित, जो शिव नारायण पंथी वाले मुनस्सर चाचा का चेला था और बॉम्बे की किसी सूती मिल में काम करता था, वह गुरु से मिलने हमारे घर आया। उसने बताया कि लाल झंडे वाला एक नेता डंगरिया है, जो मजदूरों की हड़ताल कराकर मालिकों की नाक में एकदम फेर यानी फायर कर दिया है। उसी का एक संगी नमरिया है, वह भी बड़ा फैरबाज है। मैं वर्षों बाद समझ सका कि वह डांगे को डंगरिया और नमूदरी पाद को नमरिया कहता था। सनई द्वारा इस वर्णन ने भी कि वह डांगे को डंगरिया और नमूदरी सनई द्वारा इस वर्णन ने भी ना सिर्फ मेरे अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति असीम लगाव पैदा किया, बल्कि डांगे के प्रति भक्ति भाव भी। उधर चुनाव के लिए हमारे प्राइमरी स्कूल में 2 दिन की छुट्टी हो गई, क्योंकि वोट उसी स्कूल में डलने थे। मेरे पिताजी, माँ तथा मुझे लेकर वोट डालने गए। चुनाव स्थल के पास ही मेला लगा हुआ था। खाने पीने के सामान भी बिक रहे थे। दूर दूर के गांव के लोग वोट डालने आ रहे थे। विशेष रूप से हर गांव की दलित महिलाएं लोकगीत गाती हुई और लाल चद्दर ओढ़े हुए आती थी। उस समय सभी वर्गों में अधिसंख्या लोग अंगूठा निशानी लगाकर वोट देते थे। चुनाव के दूसरे दिन अंग्रेजों के जमाने वाली एक लाल सी मिनी बस, जिसे मेरे पिताजी लोरी कहते थे, आई और मत पेटियों को लेकर आजमगढ़ जिला केंद्र पर चली गई। यह चुनाव मेरे लिए इसलिए भी यादगार बन गया कि पहली बार मैंने वह मोटर गाड़ी यानी लोरी देखी थी, और जब वह जाने लगी तो बहुत तेज फड़फड़ धूल उड़ने लगी और कई बच्चों को के साथ मैं भी उसके पीछे दौड़ता हुआ बहुत दूर तक गया था। उस समय यह फ़र्क करना मुश्किल था कि हम मोटर का पीछा कर रहे थे या उड़ते हुए बवंडर का। शुरू में कुछ दूर जाकर वह मोटर एक जगह घो घो करके रुक गई। उस समय आसपास के ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। लोग कहने लगे, जब तक मोटर गाना नहीं सुनेगी वह चालू नहीं होगी। उस समय ऐसा ही अंधविश्वास गांव में फैला हुआ था। उस मोटर की छत पर एक भोंपू लगा हुआ था तथा अंदर काले तवे वाला रिकॉर्ड बजाने वाला ग्रामीण भाषा में फ़ोन गिलास रखा हुआ था। उस पर तवा रखते ही गाना बजा, हे संवरिया जो जई हो बजरिया, लो तो लई हो चुनरिया खादी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। थोड़ी देर बाद मोटर चल पड़ी और चल पड़ा था हमारे साथ बवंडर भी। दूसरी घटना सन 1857 के गदर की 100वीं वर्षगांठ के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता या समझता था। मुन्नर चाचा वहीं मुरली के यहाँ से जो कुछ सुनते गांव में आकर सबको बताते। उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि 9 ग्रह एक साथ मिलने वाले हैं, जिसके चलते गांव गांव में महामारी आएगी और बड़े पैमाने पर आपस में लोग मरेंगे कटेंगे। बाप बेटे को कुछ नहीं समझेगा और ना बेटा बाप को, ना माँ बेटा बेटी को और ना बेटा बेटी माँ को, या आपस में कोई भी रिश्ता नहीं रह पाएगा। सभी एक दूसरे के पीछे पड़ जाएंगे और शीघ्र ही सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। आदि उस समय जाड़ा जा रहा था और गर्मी दस्तक दे रही थी। फसलें भी तैयार हो रही थी। लोग, खास करके बच्चे और औरतें, डर के मारे फसल से ढके हुए खेतों में जाने से डरते थे। गन्ने तथा अरहर के खेतों के पास तो कोई कभी अकेला जाता ही नहीं था। रात के समय गन्ने के खेतों से सैकड़ों सियारों का हुआ वाला शोर सोए हुए लोगों को डर से गनगना देता था। उस समय हमारे क्षेत्र में सियारों की भरमार हुआ करती थी। कभी कभी गांव में सियार मरुआ आते थे और गन्ने के खेतों से सियार मारकर ले जाते थे। उनकी खाल बेचकर वे खूब पैसा कमाते थे। गन्ने की फसलों को चूस कर सियार बहुत नुकसान पहुंचाते थे। गन्ने के खेतों की तरफ रात में बच्चे बूढ़े सभी कभी कभी घरों से बाहर से देखते थे।
हमें समय समय पर आसमान से अचानक चिराग का जलता हुआ सफ़ेद छोटा छोटा या 1 फुट लंबाई वाला पुंज नीचे गन्ने के खेत में गिरता हुआ दिखाई देता था। लोग आंख मूंद लेते और कहते कि आसमान से भूत इधर उधर दौड़ते हुए हैं, और जब अंधेरे में दिखाई नहीं देता तो वे अपना मुंह बारते हैं जिससे आग निकलती है और उन्हें दिखाई देने लगता है। यह दृश्य हमें बड़ा ही डरावना लगता था। बाद में बड़े होने पर जब साइंस मास्टरों से पता चला कि ऐसा उल्का पिंडों के टूटने से होता है, ना कि भूतों से। इस चिराग पुंज को गांव वाले लुक या लुक्का, शायद उल्का कहते थे। मैं भी जब तक गांव में रहा इसे लुक्का ही कहता रहा। इसी बीच बड़ी तेजी से गांव में एक अफवाह उड़ गई थी कि साधुओं के वेश में मुड़ कटवा बाबा घूम घूम कर बच्चों का सिर काट कर ले जा रहे हैं। धोकर कसवा बाबा तथा लक्कड़ सुधवा बाबा की भी अफवाह फैली हुई थी। कहाँ जाने लगे कि धोकर कसवा बाबा बच्चों को पकड़कर अपनी धोकरी यानी भिखमंगे जोगियों के कंधे पर लटकने वाली बोरी रूमा गहरा झोला में कसकर बांध लेते हैं और जिससे वे मर जाते हैं, तथा लक्कड़ सुघवा बाबा एक जादुई लकड़ी सुंघाकर बच्चों को बेहोश करके मार डालते हैं। हमारे गांव में अफवाह उड़ी थी कि ये तीनों प्रकार के बाबा लोग गांव के चारों तरफ विभिन्न सिवानों तथा मुर्दैया के जंगलों में छिपे रहते हैं और वे बच्चों को वहीं ले जाकर मारते हैं। मुर्दैया में गांव के मुर्दे जलाए तथा दफनाए जाते थे। यही गांव का शमशान था तथा गांव के आसपास पीपल के पेड़ों पर भूतों ने अपना अड्डा बना लिया था। ये घटनाएं भी 9 ग्रहों के मेल के कारण हो रही थी, जिसका कारण एक भारी गदर होने वाला था। इन अफवाहों ने गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जान सुखा दी थी। लोग डर के मारे संध्या होते ही घरों झोपड़ियों में बंद हो जाते। उस समय दलितों के अधिकतर घरों में लकड़ी के दरवाजे या किवाड़ी नहीं होती थी। किवाड़ियों के नाम पर बांस के फट्टों को कांटी ठोकर एक पल्ले को किवाड़ी नुमा बना लिया जाता था, जिसे चेचर कहा जाता था। इन चेचरों को दरवाजों में फिट कर दिया जाता था तथा उन्हें बंद करने के लिए एक सिकड़ी की जगह रस्सी से काम लिया जाता था। अतः रस्सी से बंधे चेचरों की आड़ में सो रहे दलित रात भर इस चिंता में पड़े रहते थे कि यदि मुड़ कटवा बाबा आ गए तो बड़ी आसानी से चेचरों को तोड़कर लोगों को मार डालेंगे। जहाँ तक इन बाबाओं के सिवानों तथा मुर्दैया में छिपे होने का सवाल है, हमारे गांव का भूगोल काफ़ी रोचक था। उन दिनों यानी आज से ठीक 50 साल पहले हमारे गांव के पूर्व तथा उत्तर दिशा में पलाश के बहुत घने जंगल थे, जिनमें पीपल, बरगद, सिंघोर, चिलबिल, शीशम, अकोलह आदि अनेक किस्म के अन्य वृक्ष भी थे। गांव के पश्चिम तरफ करीब 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा ताल था, जिसमें 12 महीने पानी रहता था। इस ताल में बिर्रा, सेरुकी, पुरैन, तिन्ना तथा जलकुंभी आदि जैसी उनके जलजीवी वनस्पतियाँ पानी को ढके रहती थी। रोहू, मंगूर, गोइंजा, बस, पढ़ीना, टेंगरी, चनगा, टेंगना, भुट्टी, चलहवा, सिधरी, कवई आदि जैसी अनेक मछलियों की भी भरमार थी। इस ताल की सबसे ज़्यादा छटा बिखरती थी तथा उसमें पनडुब्बी, काली मुर्गियों, बिगोंचों तथा अनगिनत सफ़ेद बगुलों जैसे पक्षियों के निवास थे। इस ताल के किनारे ढेर सारे पेड़ थे, जिनमें एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिस पर लोगों के विश्वास के अनुसार ताल का खतरनाक भूत रहता था। दक्षिण तरफ खेत ही खेत थे। इस भूगोल में विभिन्न दिशाओं में स्थित खेती लायक जमीन को पूरे क्षेत्र का सीमान कहते थे, जिनके अलग अलग नाम थे। हमारे गांव के सीमान क्रमशः पूर्व में मुर्दैया, उत्तर में भरथैया, सरदवा, टडिया, पश्चिम में समंडा, महदाई, माई, परसा तथा दक्षिण में गुदिया के नाम से जाने जाते थे। इस तरह क्रमशः टडवा, भुजई, लखीपुर, भटगांव, अमठा, दौलताबाद, मठिया, पारूपुर, परसूपुर,
तथा चतुरपुरा नामक विभिन्न पड़ोसी गांव थे। दौलताबाद के बाद वाला पश्चिमी गांव विख्यात बौद्ध तथा कम्युनिस्ट विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन का गांव कनेला था। इन्हीं सिवानों से घिरे हमारे धर्मपुर गांव के सबसे उत्तर में अहीर बहुल बस्ती थी, जिसमें एक घर कुम्हार, एक घर नोनिया, एक घर गडरिया तथा एक घर गोड़ यानी भड़भूजा का था। बीच में भवनौटी यानी ब्राह्मण टोला तथा तमाम गांव की परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिण में हमारी दलित बस्ती। एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गांव के दक्षिण दिशा से ही कोई आपदा या बीमारी महामारी आती है, इसलिए हमेशा गांव वालों ने दक्षिण में दलितों को बसाया जाता।